फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन, इसके संदर्भ में मैं एस.के. पांडे की जो पुस्तक है उस पुस्तक को प्रस्तुत कर रहा हूँ। खास करके यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न रहता ही है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 69वीं बीपीएससी सीडीपीओ का जो इंटीग्रेटेड एग्जाम है जो 30 सितंबर को निर्धारित है। यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न लड़ने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। यद्यपि वीडियो तो लंबी होगी लेकिन ये आपके काम की चीज़ होगी और कंप्लीटली एलेबोरेशन के साथ विस्तृत रूप में मैं आज आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिएगा, भारत में पाश्चात्य संस्कृति व विचारों की उपस्थिति ने अनेक ऐसी शक्तियों के जन्म में सहायता प्रदान की जो बाद में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए गंभीर चुनौतियों का कारण बन गई है। पाश्चात्य संस्कृति की उपस्थिति के फलस्वरूप ही भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता तथा राजनीतिक अधिकारों जैसी धारणाएं विकसित हो सकी है। आधुनिक राजनीतिक विचारों तथा राजनीतिक संघों के विकास के फलस्वरूप ही भारतीय इतिहास को अपना गौरव प्राप्त हो सका तथा भारत आधुनिकता की ओर बढ़ने में सफल हुआ है। इन राजनीतिक संघों के विकास से ही लोगों में एकजुटता देखने को मिली। 1885 ईस्वी से पूर्व अर्थात कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन निम्नलिखित थे जिन्होंने राष्ट्रवादी विचारों के विकास की दिशा में प्रयास किए थे। इसमें देखिएगा, बंगाल में राजनीतिक संगठन। अब बंगाल में क्या चल रहा था, बंगाल में कौन कौन से राजनीतिक संगठन चल रहे थे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक भारत में समाज सुधार कार्यों व राजनीतिक आंदोलन का शुभारंभ किया था। तो पहला आदमी कौन था? राजा राम मोहन राय। तथा भारतीयों की शिकायतों की ओर अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया और समाधान मांगा। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। सार्वभौमिकता से ओतप्रोत राजा राम मोहन राय ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, सिविल न्यायालयों में भारतीयों की नियुक्ति तथा उच्च पदों आदि की मांग की। अब राजा राम मोहन राय ने कौन कौन सी चीजें मांग की आप यहाँ पर डिटेल से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं दोस्तों। निश्चित रूप से ये आपके दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ेगी, चूंकि बुक्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए यदि आप बेहतरीन पोस्ट में पहुंचना चाहते हैं। इसलिए मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से बुक्स का लाइन टू लाइन प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कुछ उदारवादी धाराएं देखने को मिली। तो ये किनके प्रयास से मिली? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। 1830 ईस्वी के दशक में राष्ट्रीय जागरण की भावनाओं के बीजारोपण में हेनरी विवियन डेरोजियो का नाम प्रसिद्ध है। यानी कि देखिए, राष्ट्रीय जागरण की भावनाओं के बीजारोपण में हेनरी विवियन डेरोजियो का नाम प्रसिद्ध है। उनके अनुयायी डेरोजियन कहलाते थे। यानी हेनरी विवियन डेरोजियो के जो अनुयायी होते थे, उनके भक्त होते थे, डेरोजियन कहलाते थे। डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने एक समाचार पत्र द ईस्ट इंडियन का प्रकाशन भी शुरू किया था। कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। लेकिन राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन जारी रखने के लिए केवल प्रेस एवं मंच ही पर्याप्त न थे। इसलिए देश के विभिन्न भागों में संगठनों की स्थापना की गई थी इन्हीं लोगों के द्वारा। पहला देखते हैं बंग भाषा प्रकाशक सभा। अब हम लोग देख लेते हैं बंग भाषा प्रकाशक सभा। राजा राम मोहन राय के अनेक साथियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य सरकारी क्रियाकलापों की समीक्षा कर उनके सुधार के लिए प्रार्थना पत्र भेजना था। आप यदि बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर के भी बुक पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरे नंबर में देखिएगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। स्थापना कब होती है? स्थापना आपका
1838 ईस्वी में होती है और स्थान कहाँ पे है दोस्तों? ये कोलकाता के अंदर है। संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर एवं अन्य जमींदार सहयोगी। लैंड होल्डर सोसाइटी पहली सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। कलकत्ता के जमींदारों की यह सभा इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी सहयोग करती थी जिसकी स्थापना एडम्स ने किया था। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की सोसाइटी की स्थापना एडम्स के द्वारा की गई थी दोस्तों। लैंड होल्डर सोसाइटी के भारतीय नेताओं द्वारिकानाथ टैगोर, राजा राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा काली कृष्ण आदि भी जमींदार थे। इसमें शामिल अंग्रेज नेताओं में थियोडोर डिकेंस, विलियम काबरी, विलियम थियोबोल्ड एवं जे प्रिंसप प्रमुख थे। अब लैंड होल्डर सोसाइटी के भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर एवं अंग्रेज सचिव विलियम काबरी थे। जॉन क्राफर्ड लंदन में इसके प्रतिनिधि थे दोस्तों। तो पूछा जा सकता है लैंड होल्डर सोसाइटी के भारतीय सचिव का नाम क्या था? प्रसन्न कुमार ठाकुर। और सचिव अंग्रेज सचिव कौन था? विलियम काबरी। चलिए तीसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी यानी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटीज की स्थापना दोस्तों 1843 ईस्वी में होती है और संस्थापक जॉर्ज थॉमसन। 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में इस राजनीतिक सभा की स्थापना हुई थी। इसने लैंड होल्डर सोसाइटी को बिल्कुल दुर्बल कर दिया था। यह भी भारतीयों तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था। इसके सचिव प्यारी चंद्र मित्र जमींदारी प्रथा की आलोचना किया करते थे और किसानों के अधिकारों का सवाल उठाते थे। इस सभा का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी शासन में भारतीयों की वास्तविक व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त कर उनका प्रचार प्रसार करना तथा जनता की उन्नति के लिए व न्याय अधिकारों के लिए शांतिमय और कानूनी साधनों का प्रयोग करना था। 1846 ईस्वी तक यह सोसाइटी भी निष्क्रिय हो गई थी। अगला हम लोग देख लेते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन यानी कि संस्थापक राजा राधाकांत देव और इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी में। उसके बाद इसमें हम लोग देख लेते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की असफलताओं के कारण इन दोनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। यह सभा भूमिपतियों के हितों के लिए मुख्य रूप से कार्य कर रही थी। इसी के प्रयासों से 1853 ईस्वी में चार्टर के नवीकरण के समय ब्रिटिश संसद को एक प्रार्थना पत्र भेजा गया। इस प्रार्थना पत्र में एक लोकप्रिय विधानसभा की न्यायिक दंडनायक कार्य अलग किए जाने के अधिकारियों के वेतन कम किए जाने की तथा नमक आबकारी एवं स्टाम्प कर को समाप्त करने की मांग की गई। इसके फलस्वरूप 1853 के चार्टर एक्ट में 6 और सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कानून बनाने के लिए जोड़ दिए गए। बंगाल में इस सभा का नाम भारतवर्षीय सभा रखा गया था। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का बंगाल में क्या नाम था? तो भारतवर्षीय सभा। राजा राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे। इसमें भारतीय जमींदारों के अलावा व्यापारी और नए बुद्धिजीवी लोग भी शामिल किए गए थे। इस संगठन ने नील विद्रोह की जांच के लिए आयोग बैठाने की मांग की थी। 1860 ईस्वी में अकाल पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा करने का काम भी भारतवर्षीय सभा ने किया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने कैनिंग द्वारा 1860 में आयकर लगाने का भी विरोध किया था। यानी कि कैनिंग के द्वारा जब 1860 ईस्वी में इनकम टैक्स लगाया गया था तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने इसका विरोध भी किया था। हिंदू पैट्रियट इसका प्रमुख पत्र था। एक राजनीतिक संस्था के रूप में यह 20वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में ही रही और तदुपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे आच्छादित कर लिया दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंडियन लीग। स्थापना सितंबर 1875 शिशिर कुमार घोष के द्वारा यह स्थापित की। इस संस्था की स्थापना कलकत्ता में 25 सितंबर 1875 को अमृत बाजार पत्रिका के संपादक और मालिक शिशिर कुमार घोष ने की थी। आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक का क्या नाम था और मालिक का क्या नाम था? शिशिर कुमार घोष।
इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी बने। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, अब इसकी स्थापना हम लोग देख लेते हैं। 1875 संस्थापक आनंद मोहन बोस और आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी छात्रों के संगठन में आ मिले। वे छात्रों के बेताज बादशाह कहे जाते थे, यानी बेताज बादशाह हो गए। बेताज बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा इंडियन एसोसिएशन, यानी स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी, स्थान कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में, संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। इंडियन लीग की स्थापना के एक वर्ष के भीतर ही 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इसका स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया, जिसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने स्थापित किया था। इसका उद्देश्य मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को भी इसमें सम्मिलित करना था, जिसके लिए इसमें चंदे की दर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के 30 रुपए वार्षिक के विपरीत मात्र 5 रुपए वार्षिक रखा गया। दोस्तों, बहुत जल्द ही यह संगठन शिक्षित वर्ग का केंद्र बन गया। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक यद्यपि सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, परंतु इसके सचिव आनंद मोहन बोस थे। बाद में इसके अध्यक्ष कलकत्ता के प्रमुख बैरिस्टर मनमोहन घोष को चुने गए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अनुसार इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे: देश में जनमत की एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना, सामान्य राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर भारतीयों को सूत्रबद्ध करना, हिंदू एवं मुसलमानों के बीच मैत्री भाव को बढ़ाना। इस एसोसिएशन में जमींदार के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। इस संगठन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया, जिसे भारतीय जनपद सेवा आंदोलन कहा जाता है। याद रखिएगा, ये किसने चलाया, यानी कि देखिएगा ये आपका इंडियन एसोसिएशन ने चलाया था दोस्तों, भारतीय जनपद सेवा आंदोलन। इसके अतिरिक्त वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और इल्बर्ट बिल के विरोध में आंदोलन चलाया। इल्बर्ट बिल विवाद के दौरान अपने पत्र बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जे.एफ. मारिस की आलोचना करने के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 5 मई 1883 ईस्वी को 2 मार्क्स की सजा मिली। 4 जुलाई 1883 ईस्वी को इन्हें रिहा कर दिया गया। इंडियन एसोसिएशन ने 29 दिसंबर 1883 ईस्वी को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में 25 दिसंबर 1850 ईस्वी को हुई। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। इसी कारण वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल न हो सके थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब भारतीय जनपद सेवा आंदोलन तथा सिविल सर्विसेज आंदोलन। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1853 ईस्वी में सिविल सेवा के दरवाजे भारतीयों के लिए भी तब खुल गए जब इसमें प्रतियोगात्मक परीक्षा का आयोजन होने लगा। 1861 में इस परीक्षा में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु 22 वर्ष थी तथा यह केवल लंदन में होती थी। लेकिन 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए। 1866 में अधिकतम उम्र घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। 1869 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित 4 भारतीयों ने यह परीक्षा पास की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी अब जब असम के कलेक्टर थे तब 1874 में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। दोस्तों, किनको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। कहाँ के कलेक्टर थे? असम के कलेक्टर थे। 1877 में इस सेवा की उम्र घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन ने इसके विरोध में 1877 में टाउन हॉल में एक सभा बुलाई। अपने जीवन में किसी भी राजनीतिक सभा में भाग न लेने वाले केशव चंद्र सेन यहाँ उपस्थित हुए थे पहली बार। एसोसिएशन ने 1879 में ब्रिटिश सरकार के सामने स्मृति पत्र पेश करने के लिए लाल मोहन घोष को ब्रिटेन भेजा था। 1923 ईस्वी से सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ किया जाने लगा। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक साथ भारत और ब्रिटेन में सिविल सेवा परीक्षा कब से आरंभ हुआ? 1923 से। उसके बाद हम लोग देखते हैं बम्बई में राजनीतिक संगठन, यानी कि देखिए ये बम्बई एसोसिएशन, स्थापना 26 अगस्त 1852, संस्थापक दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर दादा भाई नौरोजी ने 26 अगस्त 1852 ईस्वी को बम्बई में बम्बई एसोसिएशन बनाई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना था ताकि हानिकारक समझे जाने वाले नियमों तथा सरकारी नीतियों के लिए सुझाव दिए जा सके।
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना हुई 1885 में, संस्थापक फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक। बम्बई के उपर्युक्त 4 बड़े नेताओं के प्रयासों से इस संगठन की स्थापना हुई। 31 जनवरी 1885 को मुंबई में नागरिकों की एक सभा जमशेद जी भाई की अध्यक्षता में बुलाई गई। इसी सभा में इसके गठन की घोषणा हुई। लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को पहले बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1825 में हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा, अब हम लोग बात कर लेते हैं पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक MG रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी। पूना सार्वजनिक सभा का उद्देश्य जनता को यह बताना था कि सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या है और अपने अधिकार कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। इस सभा के सक्रिय सदस्यों में SH साठे और SH चिपलुनकर थे। पूना सार्वजनिक सभा मुख्यतः नवोदित मध्यम वर्ग, जमींदारों और व्यापारों के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्यों में अधिकांश ब्राह्मण व वैश्य थे। अपने इसी चरित्र के कारण किसानों में इसका प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं, मद्रास में प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं निम्नलिखित थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना 26 फरवरी 1852 ईस्वी को हुई थी और संस्थापक गजूलू लक्ष्मी नर से छुट्टी। कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा 26 फरवरी 1852 ईस्वी को मद्रास में आयोजित की गई। इसके संस्थापक गजूलू लक्ष्मी नर सुचेट्टी थे। इसके अध्यक्ष CY मुदलियार और सचिव V रामानुजाचारी चुने गए थे। 13 जुलाई 1852 ईस्वी को इस संस्था ने अपना नाम बदलकर मद्रास नेटिव एसोसिएशन रख दिया। इसने लंदन में अपना प्रतिनिधि मालकम लेविन को नियुक्त किया, जो मद्रास में जज रह चुके थे। इस संस्था ने 1857 ईस्वी के विद्रोह की निंदा की, अतः इसे जन समर्थन नहीं प्राप्त हो सका। इससे इसका अस्तित्व शीघ्र समाप्त हो गया। मद्रास महाजन सभा के बारे में भी आप देख लीजिए, यानी कि देखिएगा कि मद्रास महाजन सभा यानी इसकी स्थापना 1884, संस्थापक M वीर राघवाचारी, G सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू। 16 मई 1884 ईस्वी को मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। P रंगिया नायडू इसके अध्यक्ष और वीर राघवाचारी तथा आनंद चार्लू इसके सचिव चुने गए। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के अधिकांश नेता इसमें सम्मिलित हो गए। इसका पहला सम्मेलन 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 ईस्वी तक मद्रास में आयोजित किया गया। इसी समय मद्रास मेला का आयोजन चल रहा था। साथ ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का सम्मेलन भी। इस सम्मेलन में विधान परिषदों के सुधार, कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलगाव तथा खेतीहर वर्गों की हालत पर विचार किया गया। लंदन में राजनीतिक संगठन, अब हम लोग इसमें देख लेते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लंदन में भारतीयों ने 3 संगठन बनाए। लंदन इंडियन कमेटी, ये स्थापना 1862, लंदन संस्थापक पुरुषोत्तम मुदलियार। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865, लंदन संस्थापक दादाभाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1 दिसंबर 1866, ये लंदन। अब इसमें देखते संस्थापक दादाभाई नौरोजी था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना था। इस संगठन को सबसे अधिक समर्थन भारत में बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला था। 22 मई 1869 ईस्वी को बम्बई में इसकी शाखा स्थापित हुई। इसके अध्यक्ष जमशेद जी भाई और सचिव फिरोज शाह मेहता एवं HVM बागले बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के अंतर्गत 1 मार्च 1883 ईस्वी को ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सबसे मिलजुल कर स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करने की अपील की। इस अपील के शिक्षित भारतीयों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वो एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस करने लगे। इस दिशा में निश्चित रूप से पहला कदम सितंबर 1984 में उठाया गया, जब अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का वार्षिक अधिवेशन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। इस अधिवेशन में ह्यूम सहित दादाभाई नौरोजी एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शामिल हुए। इसी के बाद 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक संगठन की स्थापना ह्यूम ने की। इंडियन नेशनल यूनियन, याद रखिएगा, इस संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य देश की सामाजिक समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श करना था। मई 1885 में ह्यूम शिमला पहुंचे एवं नए वायसराय डफरिन से मिले, अपना उद्देश्य बताया।
ह्यूम ने स्पष्ट किया कि क्रांतिकारी असंतोष के लिए कांग्रेस एक सुरक्षा कपाट का कार्य करेगी। ह्यूम डफरीन की योजना से सहमत हो गया। इस संगठन की स्थापना से पूर्व ह्यूम इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने रीपन, डलहौजी, जॉन ब्राइट एवं स्लेक जैसे राजनीतिज्ञों से इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श किया। भारत आने से पहले ह्यूम ने इंग्लैंड में भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश संसद के सदस्यों में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से एक भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की। भारत आने पर ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन की एक बैठक बंबई में 25 दिसंबर 1885 को की, जहां पर विचार विमर्श के बाद इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस के बारे में पहली सार्वजनिक घोषणा मद्रास के एक पत्र हिंदू के 5 दिसंबर 1885 के अंक में मिलती है। इस प्रकार बंबई में इस संस्था ने जन्म लिया। कलकत्ता, बंबई और मद्रास के व्यापक दौरे के बाद ह्यूम ने घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख प्रांतों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। परंतु पुणे में प्लेग फैलने के कारण सम्मेलन का स्थान बंबई कर दिया गया और अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 बंबई को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का भवन, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी बाद में ले लेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार लाइन टू लाइन पढ़ने से आपको ये समझ में आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, अन्य संस्थाओं की स्थापना कैसे हुई। आप जान लीजिए कि बड़ी जो सफलता होती है उसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं होता है। आपको यदि किताब पढ़ने का मन नहीं करता है तो यूट्यूब आपके साथ है, रेडियंट कंपटीशन क्लासेस आपके साथ है। यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों, आराम से सुन सकते हैं दोस्तों। तो यदि हमारे यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।